कॉन्फिडेंस भी सामने है। छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी लगातार बीजेपी और कांग्रेस द्वारा सामने आ रही है। तो इस बार पिछले 3 बार के चुनाव का रिकॉर्ड टूटेगा, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि हमें जनता पर भरोसा है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। बहरहाल ये तो जनता ही तय करेगी कि किसकी सरकार आएगी, लेकिन बड़ी अपडेट आपको बयानबाजी को लेकर दे रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी बयान दिया है। ये सारी बातें शामिल है और जितने भी महिला स्व सहायता समूह है, सक्षम योजना है, उसका भी ऋण माफ होगा। जो मोटरयान कर है जिसमें 726 करोड़ रुपए बकाया है, उसे में माफ किया जाएगा। तो इस प्रकार से आम जनता के हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है और कांग्रेस को ही आपका आशीर्वाद मिले, आपका वोट मिले, ये अपील करता हूं। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 14 सीट पर जीतकर प्रथम चरण में आ रही है। कितनी चुनौती होगी, क्योंकि पिछले बार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था फर्स्ट पे। फेज 1 भी तगड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा, फेज 2 भी अच्छा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता के अंदर छत्तीसगढ़ में जबरदस्त अंडर करंट है। देश के 75 वर्षों के भ्रष्टाचार में भूपेश बघेल जी का एक ऐसा उदाहरण आया है कि जिसने एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार किए हैं। उनकी सरकार में गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पेपर लीक घोटाला और अब महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला। और छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो, भ्रष्टाचार करो और भूपे करो। भूपेश बघेल। तो आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप सिंह, नेता बीजेपी से, उमाशंकर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस से है, दीपक रंजन प्रवक्ता सपा से, अमनप्रीत कौर हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। प्रदीप सिंह जी, कहीं ऐसा तो नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर 30% जो आबादी है वो स्केड्यूल ट्राइब्स की है, बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ आदिवासियों की। इस कारणवश आप अपनी जितनी भी चुनावी प्रचार है, चुनावी सभाएं हैं, वहां पर लगातार आदिवासियों का जिक्र कर रहे हैं। जनता पार्टी आदिवासियों की सेवा में लगी हुई है तो उसका जिक्र करेंगे ही ना। अगर उसका न करेंगे तो कैसे चलेगा। दूसरी बात यह कि देखिए, पिछले प्रश्न में मैं समझ सकता हूं कि आपके पास समय की थोड़ी अवरुद्धता रहती है, लेकिन मैं एक विनती करूंगा कि जो अपनी बहन बैठी हैं राजनीतिक विश्लेषक, वो कम से कम महामहिम का नाम ठीक प्रकार से लें। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू उनका नाम है, मुरमुरु नहीं है, तो नाम को ना खराब करें, यही विनती है, कोई कटाक्ष इसको ना समझा जाए। दूसरा मैं आता हूँ, देखिए कांग्रेस एक बार के लिए बात कहे तो समझ में आती है। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि आप जो है राष्ट्रपति का सम्मान नहीं किया। भाई, आप जब केंद्र में नहीं है और उस लेवल पे नहीं है, क्षेत्रीय दल है, तो थोड़ा सा बचना चाहिए इस प्रकार के विवादास्पद बयान के लिए। और दूसरी बात, मैं यही छत्तीसगढ़ की ही बात कहता हूं और झारखंड की भी मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा कि जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकारें रही हैं तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि सोनिया गांधी जी बहुत बड़े बड़े आयोजनों में आकर उद्घाटन करती रही, वो किस हैसियत से आकर के उद्घाटन करती रही, इसके पे भी चर्चा हो जानी चाहिए। और अगर आपको ये बात नहीं दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र में जो सरकार जो है किसी आदिवासी महिला को अगर राष्ट्रपति बनाती है, तो आपके पास शुरुआती दौर में आप देखेंगी तो उससे एक आपको समझ में आएगा कि कितना विरोध किया था और क्या क्या अपमान किया गया था कांग्रेस के लोगों द्वारा, ये जो है किसी से छिपा नहीं है। अब अगर कांग्रेस इस प्रकार के प्रश्न उठा करके स्लिप ऑफ टंग, मैं हिंदी नहीं जानता हूं, और आप जो है महामहिम का अपमान करें और फिर उसके बाद आके आप इस प्रकार की ठीक है प्रदीप जी, आपकी बात बहुत ही धैर्य के साथ मैंने सुनी सर। तीसरी बार मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आपने जो द्रौपदी मुर्मू की बात कही, पूरा सम्मान है, वो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो आदिवासी समाज से हैं। लेकिन सर यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि आदिवासी समाज के लिए जब आप कह रहे हैं, आपकी सरकार कह रही है, चुनावी सभाओं में कह रही है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि जी हम आदिवासियों के लिए कार्य कर रहे हैं, सर मेरा सिंपल सवाल आपसे ये है एक बार फिर से कि आदिवासियों के लिए आपकी सरकार क्या कह रही है, आप प्लीज गिनवा दीजिए। अब अगर आप पहले बता दी होती ना कि आपको
स्टेटिस्टिक एनालिसिस चाहिए था। नहीं सर, 26, 27, 28 नहीं क्रम में चाहिए मुझे, था, आपका तो कोई मैं आंकड़ा लेकर नहीं के चाहिए आता। सर। सुनिए, आप मुझे आप बोलने पांच दिया करिए ना। सर 5 योजनाएं बता दीजिए, आप मुझे स्टैटिस्टिक्स मत दीजिए। पलक जी आप थोड़ा बोलने दिया करिए ना, आप तुरंत कूद पड़ती हैं। मैं अभी कुछ सर बोल मैं नहीं पाया, तीसरी बार थोड़ा सा- पूछ रही हूँ ना सर, नहीं कितनी अरे आप पेशेंस पांचवी बार पूछ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा बोलने तो दीजिए ना। बोलिए सर, गरीब चलिए। गरीब Statistics सम्मान मत योजना गिनवाइएगा या जो सर, है आप गृहवासियों के लिए जो योजना बनी या जो आदिवासियों के लिए योजनाएं बनी, मैं अभी आपको एग्जैक्ट डेटा तो नहीं प्रस्तुत कर सकता क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसी 26 से 27 योजनाएं हैं जो कि आदिवासियों को ध्यान में रख करके बनाई है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, जितनी भी सारी योजनाएं, क्या आदिवासी उनसे अछूते रहे या उनको ये बोला गया कि नहीं आप आदिवासी, ऐसा आपके लिए नहीं होगा? कांग्रेस तो उसको रोकने का प्रयास करती रही, राष्ट्रपति महामहिम का अपमान करने का प्रयास करती रही, और आप इस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा ना, ये कार्यक्रम से पहले ये चुनाव पे चर्चा है और आप सही प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने किया क्या। जितना हमने किया है और कांग्रेस ने जो महादेव घोटालों जैसा काम किया है उससे पता लग जाएगा। अभी रिजल्ट आने दीजिए कि वही आदिवासी जनता को उसी छत्तीसगढ़ में नग्न युवकों को परेड करनी पड़ी थी। शायद आपने देखा होगा, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि छत्तीसगढ़ सरकार कर क्या रही है, उस पर भी कोई जवाब दे दिया जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में सरकार है वो सर्वजन हिताय और सर्वजन कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि मेरे पास एग्जैक्ट डेटा उसमें नहीं है। ये बहुत, आप समझिएगा कि मैं बहुत धैर्य से इस बात को कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। आज चुनाव है और वहां चुनाव हो रहे हैं, 30% तक मतदान हो गए हैं। अगर शाम को इसी तक डेटा को ले जाया जाए तो 65-60% के ऊपर ये मतदान जाएगा। उसके बाद क्या प्रतिक्रिया आएगी या आफ्टर पोल आएंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा। अभी केवल पहले चरण का मतदान है, 17 को होगा। वो अगर 17 को चर्चा में आप बुलाती हैं तो मैं निश्चित तौर पर पूरी तैयारी करके आऊंगा कि मैं एक एक बात गिनाऊंगा कि क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए किया है। सर आई एम शॉक, अन्य प्रदेशों में भी समझ नहीं आ रहा छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का ये तो नहीं था सर, मैंने आउट ऑफ सिलेबस आपसे कुछ पूछ लिया हो। छत्तीसगढ़ के चुनाव थे, लाजमी सी बात है कि आदिवासियों का मुद्दा जरूर उठता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी की बात करते हुए नजर आए, तो मैं आशा कर रही थी आपकी सरकार लगातार ये कोट करती आदिवासियों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपके पास एक रिपोर्ट जरूर होगी। चलिए कोई नहीं, आप चारों हमारे साथ बने रहिए, हमारे जनता को छत्तीसगढ़ के चुनाव से जुड़ी लगातार अपडेट जो है दे देते हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी मुद्दे क्या है, जहां पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले जितने भी विधानसभा चुनाव है वहां पर एक कॉमन फैक्टर है, महंगाई और गरीबी। क्योंकि एक तरफ महंगाई बढ़ी और गरीबी भी बढ़ी साथ में। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में इस वक्त पीने की पानी की बड़ी समस्या है, तो वहीं दूसरी तरफ खेती के अंदर भी, सिंचाई के अंदर पीने का पानी इस्तेमाल हो रहा है। एक जब हम कह रहे हैं विकल्प के तौर पर पानी को लेकर एक बड़ी क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रही है, और हाल ही में यूएन की रिपोर्ट ने भी यही बात कही। किसान संकट में है, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि किसान पे कर्ज है तभी तो माफ किया जा रहा है। अब वो कर्ज कैसे ना आए, इसको लेकर एक नीतिगत फैसले की जरूरत है, और सुबह से ही प्रमुखता से JK 24/7 न्यूज ने ये एक मुद्दा किसान का उठाया। क्योंकि किसान संकट में है, कैसे है? क्योंकि आपको उसकी जब कर्ज की माफी करनी पड़ रही है तो कर्ज आया कैसे, वो ऐसी स्थिति में कैसे आया कि कर्ज आ रहा है, ये दर्शाता है कि किसान संकट में है। विकास के अन्य मुद्दे हैं, जाति का भी मुद्दा है, धर्मांतरण का भी मुद्दा है। लेकिन इस बीच नजर घुमाते हैं हम छत्तीसगढ़ से हटके मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो मिजोरम एक दिलचस्प राज्य है, और जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो मणिपुर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि मणिपुर में जारी हिंसा मिजोरम में हो रहे चुनाव के अंदर एक बड़ा मुद्दा है, और ये बात वहां के सीएम ने भी कहीं ना कहीं इशारों में संकेत दे दिया। जब हम बात कर रहे हैं सामाजिक आर्थिक विकास नीति की, अब जब सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स एक ऐसे क्षेत्र के लिए जो अपने आप को एक अरसे से कटा हुआ महसूस करता है, तो वहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत रहती है। ये एक पॉलिसी मेकर्स बात कहते हैं। अब बात कर रहे हैं आर्थिक विकास की, ज्यादा से ज्यादा वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाए, और अगर वो दूसरे राज्यों में आ रहे हैं नौकरी के लिए तो उन्हें एक कोटा दिया जाए, एक प्राथमिकता दी जाए, जो अक्सर नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा रहता है। अब सीमा पर विवाद, असम और सीमा विवाद की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक बड़ा मुद्दा जो है निपटाने लायक है, और ये कुछ मिजोरम की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो इन सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के अंदर एक बहुत ही मुद्दा रहता है अलग अलग समुदाय का। तो असम सीमा विवाद जो है, शरणार्थियों को जो मुद्दा है, ये मुद्दा निपटाना बेहद जरूरी है, और इसलिए वोट डाल रहे हैं मिजोरम में।
तो ये पूरा एनालिसिस आपके सामने, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी, क्योंकि मिजोरम में इस समय रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो रहा है। 30% के पार वोटिंग का आंकड़ा पहुंच चुका है। वोटिंग टर्नआउट की हम बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने वोट डाल दिया है। पहले वो वोट डालने आए, मशीन खराब थी, लेकिन फिर उन्होंने वोट डाला और वोटिंग उन्होंने कर दी है। मिजोरम में इस समय आपको बता दें वोटिंग टर्नआउट जो है वो 30% सामने आ रहा है। कुछ ही और देर के अंदर आपको बता दें कि वोटिंग टर्नआउट जो है वह इलेक्शन कमीशन द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा। हर एक अपडेट आपको देंगे, लेकिन ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको सीधा मिजोरम से दे रहे हैं। तो वहीं सीएम का कॉन्फिडेंस भी है, कहते हुए नजर आए कि एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी। I certainly believe that we shall be able to form the government on our own, not of any coalition type. If situation arises, with whom you will allow it? Situation will not arise in which we will need other parties. MNF will be able to form the government. हम चर्चा भी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर, और जब छत्तीसगढ़ के मुद्दों की बात कर रहे हैं तो हाल फिलहाल में कांग्रेस द्वारा जाति का मुद्दा बड़े ही प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर परिचय आपको करा दें। प्रदीप सिंह हमारे साथ नेता है बीजेपी से, उमाशंकर पांडे प्रवक्ता है कांग्रेस से, दीपक रंजन हमारे साथ प्रवक्ता सपा से हैं, और अमनप्रीत कौर हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। उमाशंकर पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक नया एरा देखने को मिल रहा है कांग्रेस का, जातीय जनगणना पर बड़ी चिंता नजर आ रही है। जहां भी सरकार बनाने की बात आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना जरूर करवाएंगे। सर, बता सकते हैं कि जाति को लेकर इतनी गंभीरता क्यों कांग्रेस को? देखिए पलक जी, जाति इस देश की सच्चाई है, और अगर हमको जाति के बारे में पता ही नहीं होगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो हम सरकारी योजनाएं कैसे बनाएंगे कि जिससे उस जाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। जैसे अगर किसी बीमारी का इलाज करना है तो उस बीमारी की तीव्रता का ज्ञान होना जरूरी है, और वो एपिडेमिक है या पैंडेमिक है ये जानने की भी जरूरत पड़ती है। जब हमें बीमारी का सही आकलन। उमाशंकर जी, आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगी सर। मैं चाहती हूँ आप बेहतर तरीके से बता पाएं कि कांग्रेस जब जातीय जनगणना की मांग कर रही है तो आप पूर्ण तरीके से कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं या फिर केवल और केवल ओबीसी, एससी और एसटी के जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं? देखिए पलक जी, पहले ही इस देश में एससी एसटी की जनगणना हुई है, वो हम सबके पास कास्ट सेंसस उपलब्ध है। ओबीसी को लेके जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस होना चाहिए था वो नहीं हुआ। 2011 में कांग्रेस पार्टी ने ये जनगणना कराई थी। कर्नाटक में भी हमने पहले ये जनगणना कराई थी, उसमें तमाम त्रुटियां थी। उस त्रुटियों को दूर करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी और राज्यों को ये भेजा गया था, और 2015 में वो त्रुटियों का परिमार्जन करके पूरा केंद्र सरकार के पास आ गया था, और भाजपा ने उसको नहीं रखा था। सर नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। कांग्रेस जब कास्ट सेंसस की बात कर रही है तो आप पूर्ण तरीके से कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं कि हर एक जात के बारे में जानकारी हो, या फिर आप केवल और केवल कह रहे हैं कि सेंसस में जिस तरीके से 2011 में आपकी सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी के, मैं बताता हूँ किस तरीके की जातीय जनगणना की आप मांग कर रहे हैं, सिर्फ इतना सवाल पूछ रही हूँ सर। हाँ, देखिए राहुल गांधी जी ने बेहद स्पष्ट तरीके से कहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसमें सभी जातियों की एग्जैक्ट संख्या, उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये तीनों चीजें आ जाती हैं। अगर हम कह रहे हैं कि अगर ओबीसी के इस वर्ग की संख्या इतनी है तो इसके हिसाब से सरकारी योजनाएं बने, जिसको उसको विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ाया जाए। सोशल तरीके से अगर वो कहीं से किसी सोशल बुराइयों का मारा हुआ है तो उसको दूर करने के लिए। तो सर मैं समझूं, डॉक्टर उमाशंकर जी, मैं ये बात समझूं कि आप कह रहे हैं कि पूर्ण तरीके से कास्ट सेंसस करवाया जाए, जिस तरीके से बिहार में देखने को मिला, ये बात मानूं सर मैं? बिल्कुल। और हमने ठीक है सर, अब आपसे मेरा बहुत ही एक और सिंपल सवाल कि सर 60 साल के अंदर मैनिफेस्टो में सुनिए सर, 60 साल के अंदर जब आपकी सरकार थी केंद्र में, तो आपने कभी कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाया सर? एकदम से आपको कास्ट सेंसस की याद आ गई, तो मेरे मन में सवाल आता है कि 60 साल तक एक सरकार रही देश में, तब तक उसे कास्ट सेंसस की याद नहीं थी। 1932 के आंकड़ों पर वो अपनी पॉलिसी बनाए चले जा रही थी, और जब जैसे ही वे विपक्ष में बैठी, उसे एकदम से पूर्ण तरीके से कास्ट सेंसस करवाना याद आ गया। प्लीज सर समझाइए।
ठीक है सर। मैं बिल्कुल आपको बताता हूं। देखिए, हर चीज का एक समय होता है। हमने आपको कहा कि दलितों का कास्ट सेंसस पहले से ही होता रहा, क्योंकि वो जरूरत थी। सबसे निचले पायदान पर दलित थे, इसलिए सबसे पहले दलितों का कास्ट सेंसस हुआ और उनको रिजर्वेशन दिए गए। दलितों को, एससी और एसटी को, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट को सबसे पहले उनका सेंसस करा के उनको रिजर्वेशन दिया गया, जिससे वो समाज की मुख्य धारा में आ पाए। अब ये दूसरा फेज आया कि जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम शुरू करने का सेकंड फेज आना चाहिए, और इसीलिए ओबीसी आयोग बना, इसीलिए ओबीसी को आरक्षण दिया गया, और इसीलिए अब वो समय आ गया है जब ओबीसी का कास्ट सेंसस कराकर उनकी संख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ये इसलिए 2011 में अभी नहीं याद आया है। मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 60 साल के अंदर कांग्रेस जब केंद्र में बैठी थी, जब 60 साल में आप पार में थे, आपने कास्ट सेंसस करवाना जरूरी नहीं समझा। उस वक्त आप ये बात कहते थे। नहीं, हमने जरूरी एक सेकंड सर, मैंने आपकी बात चुपचाप सुनी है सर, एंकर की बात भी सुनिए। जी। आपने चुपचाप उस वक्त ये बात बोली थी कि हम कास्ट सेंसस पूर्ण तरीके से इसलिए नहीं करवाना चाहते, एक कुछ वर्ग है उस पर हम पूरी स्टडी कर रहे हैं और उनके उद्धार की हम बात कर रहे हैं, उनको लेकर हम पॉलिसीज बना रहे हैं। ये बात आपकी जितनी भी सरकारें रही, कौन पीएम था उसमें नहीं जाएंगे हम, ये देखने को मिली। अब आप विपक्ष में बैठे हैं तो आप कह रहे हैं कि पूर्ण तरीके से आप कास्ट सेंसस करवाएं, जबकि 60 साल में आपकी सरकार ने कास्ट सेंसस ये कहकर नहीं कहा कि हम जाति के आधार पर लोगों को नहीं बांटना चाहते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पूरी बात रखी कास्ट सेंसस को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने अपने कीमती समय दिया और विस्तार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कही। तो इस वक्त चुनावी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव है। देखने को मिल रहा है कि एक तरफ छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर मतदाता लगातार मतदान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के अंदर चुनावी प्रचार हो रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी आपको बता दें कि तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए एक नजर वहां भी। के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के लिए कुछ नए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। एक नए भारत का दर्शन आज हम सब कर रहे हैं, और मैं इसे कहता हूं कि हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है कि जो कार्य कई 100 वर्षों में नहीं हो पाए, दशकों से नहीं हो पाए, आज उन कार्यों को मूर्त रूप होते हुए हम देख रहे हैं। ये मूर्त रूप विकास के कार्य हो, लोक कल्याणकारी कार्य हो, विरासत का सम्मान हो, या आस्था के हमारे भव्य मंदिरों की पुनर्स्थापना का कार्य, ये पूरी भव्यता और पूरी दिव्यता के साथ चल रहे हैं। और ये 2014 के पहले का कोई सोचता था कि काशी विश्वनाथ धाम में इतना परिवर्तन आ जाएगा? क्या कोई ये सोचता था कि केदारपुरी फिर से स्थापित हो पाएगी? क्या कोई ये सोच पाता था कि सोमनाथ का मंदिर, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने पुरुषार्थ से स्थापित करवाया, आजादी के बाद भारत की सांस्कृतिक वैभव की पुनर्स्थापना का एक बड़ा अभियान था, उसे भव्य स्वरूप दे पाएंगे? क्या कोई सोचता था कि महाकाल का महालोक इस भव्यता और दिव्यता के साथ फिर से अपनी आभा बिखेरेगा? भाइयों बहनों, लोगों को विश्वास ही नहीं होता था। लोग कहते थे इसको नियति मान चुके थे, लेकिन जब योग्य और सक्षम नेतृत्व आता है तो भाइयों बहनों असंभव को भी संभव बनाने का मादा रखता है। ऐसे ही जैसे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य हुआ है, कांग्रेस ने तो मान लिया
दिया था कि राम मंदिर बन ही नहीं सकता, और इसके लिए कांग्रेसियों ने झूठ का सहारा क्या लिया? उन्होंने कहा राम तो हुए ही नहीं, यानी उन्होंने राम और कृष्ण को नकार दिया। वे भारत के इतिहास को मानते हैं कि पंडित नेहरू ने जो डिस्कवरी ऑफ भारत के में माध्यम से कहा, उन्होंने वो ये मानते हैं यही भारत का इतिहास है। इन लोगों को भारत और भारतीयता से कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए विकास का कोई एजेंडा नहीं था, आस्था को सम्मान देने का कोई भी इनका नजरिया नहीं था। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं विशेष रूप से काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कांग्रेस इस समस्या को समस्या ही बने देना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस की नियति है समस्या, कांग्रेस की पहचान है समस्या। आजादी के 70 वर्षों तक वो देश को समस्या देती रही। ये समस्या कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी नक्सलवाद के नाम पर, कभी उग्रवाद के नाम पर, कभी राम भक्तों पर गोली चलाने के नाम पर, कभी कश्मीर में धारा 370 को लगा करके वह इस कार्य को, इस समस्या देती रही। लेकिन भाइयों बहनों, वादा खिलाफी और समस्या, ये दोनों कांग्रेस की पहचान है। अगर हम एक परिवार में 4-5 लोग भी मान लें, तो ऐसे हर परिवार को मुफ्त राशन योजना की वजह से हर महीने 700, 800, 900 रुपया बचने वाले हैं। साथियों, गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, गरीब के लिए खर्च हो, और कोई बिचौलिया बीच में वो पैसे लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। अब आप देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत मोदी ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की गारंटी कार्ड दिया है। अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों को बीमारी में अगर कोई खर्च की जरूरत होती तो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया ये मेरे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार की जेब से जाता। वो पैसा बच गया। भाजपा सरकार ने देश में सस्ती दवाओं वाले 10,000 जन औषधि केंद्र भी खोले। समर्थन मूल्य है, उसके अतिरिक्त आपको 10 रुपए मिलेंगे वन उपजों के लिए। 10 लाख रुपए तक आपको मुफ्त इलाज मिलेगा। सड़क हादसों, आकस्मिक घटनाओं में मुफ्त इलाज मिलेगा। तीव्र फसल की एमएसपी पर खरीद होगी। 700 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। शायद अभी तक 300 बनाए गए हैं, 700 और बनाए जाएंगे। महिलाओं और स्वयं सहायता समूह और सक्षम योजना के कर्ज माफ किए जाएंगे। प्रदेश में जाति जनगणना की जाएगी। युवाओं को उद्योग हेतु 50% सब्सिडी के साथ सीधा ऋण मिलेगा। अंत्येष्टि संस्कार में आवश्यक सामग्री, लकड़ी, कंडे सरकार देगी। ये नई घोषणाएं हैं। अब देखिए, इनके बारे में, इन घोषणाओं के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, आपके प्रदेश के बारे में और खास तौर से आपके अपने भविष्य के बारे में कुछ चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर चुनावी प्रचार से जुड़ी तस्वीरें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
खबर में और भी बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पर।